जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूथ साइंस बुक चैप्टर वाइज डिस्कशन में बायोलॉजी सेक्शन में प्लांट फिजियोलॉजी के पहले क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने बायोलॉजी सेक्शन में यूथ साइंस बुक में प्लांट मॉर्फोलॉजी से संबंधित एमसीक्यू को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन से हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी से संबंधित एमसीक्यू की शुरुआत करेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, सीधे सीधे क्वेश्चन पे चलने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोगों को किस किस टॉपिक से संबंधित एमसीक्यू देखने को मिलते हैं। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्लांट फिजियोलॉजी को हम लोग हिंदी में पादप शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं। यानी कि प्लांट के शरीर में जो कुछ भी प्रोसेस होती है, चाहे वो ट्रांसपिरेशन का हो, वाष्पोत्सर्जन का हो, या फिर फोटोसिंथेसिस का हो, प्रकाश संश्लेषण का हो, या फिर ट्रांसपोर्टेशन का हो, परिवहन का हो, या फिर प्लांट हार्मोन से संबंधित जो भी चेंजेस प्लांट के बॉडी में होता है, ये सब के सब आपका कहाँ पे आ जाता है? पादप शरीर क्रिया विज्ञान में आ जाता है। मतलब सीधे तौर पे ये कह सकते हो कि पौधे के शरीर में किस तरह से परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेवार होते हैं और उस परिवर्तन के फलस्वरूप पौधे के शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसी को क्या बोला जाता है? पादप शरीर क्रिया विज्ञान बोला जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर प्लांट फिजियोलॉजी से संबंधित जो एमसीक्यू होंगे वो बेसिकली किस किस टॉपिक से होंगे? तो या तो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित हो सकता है, या फिर पौधे में वाष्पोत्सर्जन से संबंधित हो सकता है, या पौधे के हार्मोन से संबंधित हो सकता है, पौधे में परिवहन से संबंधित हो सकता है, या फिर पौधे में श्वसन से संबंधित हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि प्लांट फिजियोलॉजी क्या होती है और इसमें आपको किस किस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ये चीज़ आसानी से समझ पाए होंगे। आइए अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के ही सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि गार्ड कोशिकाओं में डैश प्रवाहित होने पर वे फूल जाते हैं जिससे स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है रसायन, दूसरा ऑप्शन है एंजाइम, तीसरा ऑप्शन है पानी, चौथा ऑप्शन है हार्मोन। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि गार्ड कोशिका में क्या प्रवाहित होती है, तो गार्ड कोशिकाएं फूल जाती है और स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है। आप सभी कहेंगे कि सर पहले ये बताओ कि ये गार्ड सेल कहाँ पे होता है। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि गार्ड सेल को हम लोग इंग्लिश में कुछ इस तरह से लिखते हैं और आम बोलचाल के भाषा में गार्ड सेल को हम लोग हिंदी में गार्ड कोशिका बोलते हैं, या फिर शुद्ध हिंदी में इसी को हम लोग रक्षक कोशिकाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्षक कोशिकाएं भी कहते हैं। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये गार्ड सेल कहाँ पाया जाता है? ये गार्ड सेल स्टोमेटा में पाया जाता है, यानी कि रंध्र में पाया जाता है। नो डाउट आप सभी समझ रहे होंगे कि रंध्र कहाँ पाया जाता है। तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी रंध्र जो है वो पत्तियों के बाह्य त्वचा या फिर एपिडर्मिस में पाया जाता है। रंध्र कहाँ पे पाया जाता है? तो पौधे के पत्तियों के बाह्य त्वचा या फिर एपिडर्मिस में पाया जाता है। और साथ ही आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि गार्ड सेल में डैश प्रवाहित होने से ये फूल जाती है और स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि गार्ड सेल में जैसे ही पानी प्रवेश करती है या गार्ड सेल से जैसे ही पानी प्रवाहित होती है तो गार्ड सेल क्या होता है? फूल जाता है और इस वजह से स्टोमेटा का जो छिद्र होता है वो ओपन हो जाता है, खुल जाता है। और जैसे ही गार्ड सेल से पानी निकलती है, गार्ड सेल क्या होता है? सिकुड़ जाता है और स्टोमेटा का जो छिद्र होता है वो बंद हो जाता है। आप कहेंगे सर इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग थोड़ा देर के लिए यहाँ पे समझते हैं। ये मान लीजिए कि आपका क्या है? एक स्टोमेटा का डायग्राम है। ये आपका एक डायग्राम है जहाँ से आप गार्ड सेल को समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या रहता है? तो गुरुजी यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट रहता है। क्या रहता है? क्लोरोप्लास्ट रहता है। और ध्यान देंगे सर कि ये जो है ये आपका दोनों ही पार्ट, ये दोनों ही क्या कहलाते हैं? तो सर ये गार्ड सेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गार्ड सेल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गार्ड कोशिका कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि जो आपका ये वाला पोर्शन है इसी को क्या बोला जाता है? तो इसी को एपिडर्मिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एपिडर्मिस बोला जाता है। और ये जो आपका यहाँ पे डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको क्या बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। और आप सबों को मालूम होगा कि हर पत्ती में क्या रहता है? तो सर हरित लवक रहता है। तो यहाँ भी क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा। और साथ ही ये वाला जो पोर्शन आप होल देख रहे हैं यही होल आपका क्या है?
तो यही होल स्टोमाटा है। यही क्या है? स्टोमाटा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। और यहाँ से क्या सब होता है? तो गुरुजी गैसियस एक्सचेंज भी प्लांट में होता है, यानी कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान भी होता है, और साथ ही साथ वाष्पोत्सर्जन की भी प्रक्रिया होती है। और ये आपका क्या है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी ये गार्ड सेल है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रक्षक कोशिका कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जैसे ही पानी गार्ड सेल में प्रवेश करती है, जैसे ही पानी इस गार्ड सेल में प्रवेश करती है, इंटर करती है, ये गार्ड सेल क्या होता है? फूल जाता है। और जैसे ही ये फूलता है, ये जो स्टोमाटा का छिद्र है ये क्या हो जाता है? खुल जाता है। और जैसे ही गार्ड सेल से पानी बाहर निकलता है, ये क्या होता है? गार्ड सेल सिकुड़ जाता है, और स्टोमाटा का जो ये छिद्र है ये क्या हो जाता है? तो गुरुजी बंद हो जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि ये बताओ कि स्टोमाटा का फंक्शन क्या होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया स्टोमाटा से ही होती है। मुख्य रूप से स्टोमाटा यानी कि रंध्र से ही होती है। होती तो और भी कई जगह से है, लेकिन मुख्य रूप से स्टोमाटा से होती है। और साथ ही साथ पौधे में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो भी कहाँ से होता है? तो सर इसी रंध्र से होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि पौधे डैश द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है वाष्पोत्सर्जन, दूसरा ऑप्शन है मल त्याग, तीसरा ऑप्शन है परिसंचरण, चौथा ऑप्शन है श्वसन। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि पौधे इन चारों में से किसके द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जब पौधों में जल की अधिकता हो जाती है, यानी कि पौधे में जल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तब पौधे क्या करते हैं? तो उस जल को शरीर के अलग अलग भागों से वाष्प के रूप में बाहर निकाल देते हैं। और पौधे द्वारा जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को क्या बोला जाता है? वाष्पोत्सर्जन बोला जाता है। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि पौधे के द्वारा जल को वाष्प के रूप में अपने शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को क्या बोला जाता है? वाष्पोत्सर्जन बोला जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसपीरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। आप कहेंगे कौन कौन सा? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पहला होता है आपका रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। पहला क्या होता है? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। और दूसरा होता है आपका उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। और तीसरा होता है आपका वातस्पदीय वाष्पोत्सर्जन। वातस्पदीय वाष्पोत्सर्जन। तो कोई भी आपसे ये पूछे कि ये बताओ कि वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार के होते हैं, आप कहेंगे 3 प्रकार के। पहला कौन सा? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, दूसरा आपका उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, और तीसरा आपका वातस्पदीय वाष्पोत्सर्जन। ध्यान में रखिएगा कि रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन को हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इसको हम लोग एस्टोमेटल ट्रांसपीरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टोमेटल ट्रांसपीरेशन कहते हैं। और उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन को क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन कहते हैं। और वातस्पदीय वाष्पोत्सर्जन को क्या कहते हैं? इसको हम लोग टेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन कहते हैं। साथ ही एक और चीज़ ध्यान में रखेंगे कि रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन को हम लोग पत्रीय वाष्पोत्सर्जन के नाम से भी जानते हैं, लीफ ट्रांसपीरेशन के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि आप यहाँ पे कह रहे हैं कि गुरुजी रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन का सीधा सा मतलब है कि ये स्टोमाटा के थ्रू वाटर को क्या करेगा? भाप बना करके शरीर से बाहर निकालेगा। और स्टोमाटा कहाँ पे रहता है? तो गुरुजी लीफ में रहता है। इसलिए रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन को पत्रीय वाष्पोत्सर्जन भी बोल दिया जाता है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जो आपका रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन या पत्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है, इसको एक और नाम से जानते हैं, और वो क्या होता है? पर्णरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। क्या होता है? पर्णरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब पौधे में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया लीफ के स्टोमाटा से होती है, तब उस वाष्पोत्सर्जन को हम लोग रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन या फिर पत्रीय वाष्पोत्सर्जन या फिर पर्णरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग एस्टोमेटल ट्रांसपीरेशन या फिर लीफ ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ध्यान में रखेंगे कि पौधे में जो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, इसमें पौधे द्वारा लगभग 80 से 90% वाटर को लॉस किया जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं
कि पौधे में जब रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है तो इसके थ्रू पौधे का जो 80 से 90% वाटर होता है वो लॉस हो जाता है, यानी कि 80 से 90% जल का हानि हो जाता है। नेक्स्ट है आपका उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। ध्यान में रखेंगे, इंग्लिश में इसको हम लोग क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन कहते हैं। और जब वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पौधे के छाल से होती है, बार्क से होती है, तो उस वाष्पोत्सर्जन को हम लोग उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और इसी को हम लोग दूसरे नाम में अधिचर्मीय वाष्पोत्सर्जन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिचर्मीय वाष्पोत्सर्जन भी कहते हैं। और ध्यान में आप ये भी रखिएगा कि उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन से प्लांट में कितना % वाटर का लॉस होता है? तो 3 से 8% वाटर का लॉस होता है। उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन से पौधे में 3 से 8% जल क्या होती है? तो सर हानि होती है। और नेक्स्ट है आपका वातस्पदीय वाष्पोत्सर्जन। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कुछ प्लांट आपका ऐसा होता है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसका जो तना होता है वो काष्ठीय होता है। तो जब वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया किसी काष्ठीय तने से होती है तब उस प्रकार के वाष्पोत्सर्जन को हम लोग वातस्पदीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन भी कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि पौधे में जो वातस्पदीय या वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है इसमें जल का लॉस यानी कि जल की हानि बहुत कम होती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि नग्न मात्रा में होती है। कितना? तो परसेंटेज में 0.1% के आसपास क्या होती है? तो वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधे में जल की हानि होती है। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है इसमें पौधे को 80 से 90% वाटर लॉस हो जाता है, जबकि उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन में पौधे का 3 से 8% वाटर लॉस हो जाता है। जबकि जो आपका वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है इसमें पौधे का जो पानी लॉस होता है वो 0.1% होता है, जो कि बहुत ही क्या होता है? कम होता है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पौधे के तापमान को संतुलित रखने के लिए होता है, यानी कि पौधे का जो शरीर का टेम्परेचर होता है उसको बैलेंस करने के लिए होता है। और साथ ही साथ पौधे में जल उसके जड़ से हर एक भाग में आसानी से पहुंचते रहे या पत्ती तक आसानी से पहुंचते रहे, इस प्रक्रिया में भी वाष्पोत्सर्जन क्या करता है? बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि प्लांट फिजियोलॉजी का एक महत्वपूर्ण पार्ट ट्रांसपीरेशन भी होता है। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि पौधे द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। अब आप सभी कहेंगे कि गुरुजी वाष्पोत्सर्जन से पा सकते हैं, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि वाष्पोत्सर्जन की दर को निम्नलिखित में से किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है तो इसके रेट को निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापा जाता है, तो आप सभी याद रखना कि वाष्पोत्सर्जन को गैनोंग पोटोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? गैनोंग पोटोमीटर से मापा जाता है। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखेंगे कि पौधे में होने वाले वाष्पोत्सर्जन की दर गैनोंग पोटोमीटर से मापा जाता है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में मल त्याग भी दिया हुआ है, तो भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्लांट में मल त्याग की प्रोसेस नहीं होती है। हाँ, पौधे में उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, लेकिन पौधे उत्सर्जी पदार्थ के रूप में कुछ गोंद का निर्माण करते हैं, रेजिन का निर्माण करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं रबर वगैरह का निर्माण करते हैं। तो ये पौधे के क्या कहलाते हैं? उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं। जबकि आपका अगला ऑप्शन है परिसंचरण, तो आप ध्यान में रखेंगे कि पौधे में भी परिसंचरण की प्रक्रिया होती है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती है, और ये भी क्या है? प्लांट फिजियोलॉजी का ही हिस्सा है। आप कहेंगे पौधे में परिसंचरण होता है तो क्या होता है? मेरे मित्र, परिसंचरण का शुद्ध हिंदी हुआ परिवहन, यानी कि किसी भी पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह पौधे के शरीर में ले जाने की जो प्रक्रिया होती है वही पौधे में परिवहन कहलाता है। आप कहेंगे क्या जाएगा? तो मेरे मित्र, पौधे में जल और खनिज लवण जाइलम के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, और पौधे के शरीर में जो फूड बनता है और साथ ही साथ पौधे का जो हार्मोन होता है वो फ्लोएम के थ्रू पौधे के हर एक भागों में पहुंचाया जाता है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? पौधे में परिसंचरण या फिर परिवहन कहलाता है। आप कहेंगे कि सर अगला ऑप्शन में श्वसन दिया हुआ है। नो डाउट आप सभी समझ रहे होंगे कि श्वसन की प्रक्रिया वैसी प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने के बाद उससे क्या निकलता है? तो सर एनर्जी निकलता है। और प्लांट के लिए भी श्वसन जरूरी होता है और हम लोग के लिए भी श्वसन जरूरी होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि वाष्पोत्सर्जन डैश के द्वारा होता है। ऑप्शन दिया हुआ है रंध्र, दूसरा ऑप्शन है बाह्य त्वचा, तीसरा ऑप्शन है संवहनी बंडल, चौथा ऑप्शन है आवरण। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि वाष्पोत्सर्जन डैश के द्वारा होता है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया है
कि प्लांट में जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, ये पौधे के अलग अलग भागों से होती है। और उसी आधार पे हम लोग क्या कहते हैं कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है। मतलब क्या कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया 3 अलग अलग भागों से होती है। कैसे? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी पौधे में एक वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पत्ती के रंध्र के द्वारा होता है, जिसको हम लोग रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि मुख्य रूप से पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, मुख्य रूप से जो पौधे में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है वो आपका कौन सा होता है? तो सर रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है, जो कहाँ से हो रहा होता है? तो रंध्र से हो रहा होता है, यानी कि स्टोमाटा से हो रहा होता है। आप कहेंगे क्या है? तो मेरे मित्र आप सभी को मैंने अभी जस्ट बताया है कि जो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है इसमें प्लांट के द्वारा 80 से 90% वाटर को लॉस कर दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है प्लांट के द्वारा? तो 80 से 90% तक वाटर को लॉस कर दिया जाता है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मुख्य रूप से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहाँ से होती है? रंध्र से होती है। साथ ही पौधे के अन्य भाग से भी वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, जिसमें आपका अन्य भाग कौन सा होता है? तो गुरुजी वातरंध्र होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टेंटिकुलर कहते हैं। और मेरे मित्र वातरंध्र से जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? टेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और आप सभी ने देखा था कि जो वातरंध्र से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है इसमें जल की हानि बहुत ही कम होती है। कितना होती है? तो सर लगभग 0.1% के आसपास होती है। और साथ ही जब हम लोग बात करते हैं अगले भाग के वाष्पोत्सर्जन की, तो क्या कहते हैं कि गुरुजी पौधे के उपत्वचा से भी वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं या फिर अधिचर्मीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और इंग्लिश में हम लोग इसको क्या कहते हैं? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसको हम लोग इंग्लिश में क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और पौधे में जो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है इससे पौधे में कितना प्रतिशत जल का हानि होता है? तो 3 से 8% तक जल की हानि होती है। तो अब आप बताइए कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वाष्पोत्सर्जन डैश के द्वारा होता है, आप क्या कहेंगे कि गुरुजी मुख्य रूप से रंध्र के द्वारा होता है। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत सारे मित्रों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में बाह्य त्वचा भी दिया हुआ है और आवरण भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पौधे का जो बाह्य आवरण होता है उसी को आवरण बोला जाता है, यानी कि जो बाहरी हिस्सा होता है उसको आवरण बोला जाता है या फिर बाह्य त्वचा बोला जाता है। आप कहेंगे सर ऑप्शन में संवहनी बंडल दिया हुआ है, तो ये क्या होता है? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पौधे में 2 प्रकार के संवहनी बंडल होते हैं। पौधे में 2 प्रकार के संवहनी बंडल होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो गुरुजी इसी को हम लोग जाइलम कहते हैं और साथ ही साथ क्या कहते हैं? फ्लोएम कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोएम कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि जाइलम और फ्लोएम दोनों मिल करके क्या करते हैं? तो संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। इंग्लिश में इसी को क्या बोला जाता है? वेस्कुलर बंडल बोला जाता है। या फिर ध्यान में रखिएगा कि कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से संवहन उत्तक हैं, वेस्कुलर टिश्यू हैं, तो भी आप किसका नाम लेंगे? जाइलम और फ्लोएम का ही नाम लेंगे। ये दोनों ही बात आप ध्यान में रखेंगे कि संवहन बंडल या फिर संवहन उत्तक किसे बोला जाता है? जाइलम और फ्लोएम को बोला जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि पौधे में डैश अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है। ऑप्शन दिया हुआ है प्रतिफलन, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, तीसरा ऑप्शन है श्वसन, चौथा ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि पौधे में डैश अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है। मेरे मित्र अभी जस्ट मैंने आप सबों को वाष्पोत्सर्जन के बारे में बताया है। आपसे अगर कोई ये पूछता है कि जरा सा ये बताओ कि पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, आप सभी झट से कहेंगे कि गुरुजी पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है उसका इंपॉर्टेंस ये होता है कि ये वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पौधे के शरीर के ताप को संतुलित रखती है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पौधे के शरीर के ताप को संतुलित रखती है, यानी कि टेम्परेचर को बैलेंस रखती है। और साथ ही तो सर पौधे के जड़ से जल एवं खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाने में मदद करता है। तो कोई भी आपसे ये पूछे कि जरा सा ये बताओ कि जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पौधे में होती है उसका 2 मेन फंक्शन क्या है, आप कहेंगे पहला फंक्शन है
कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पौधे के शरीर के टेम्परेचर को बैलेंस करती है, और दूसरा मेन फंक्शन है कि ये प्रक्रिया पौधे के जड़ से जल और खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाने में मदद करती है या पहुंचने में मदद करती है। आप कहेंगे सर ये चीज़ तो हम समझ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ हम कैसे समझेंगे? आसानी से समझ सकते हैं। आप सभी ने कोल्ड ड्रिंक्स जरूर पिया होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल। मेरे मित्र मान लेते हैं कि ये कोई ग्लास है और इसमें आपका फेवरेट कोल्ड ड्रिंक्स रखा हुआ है। आप लोग स्टाइल मारने के लिए क्या करेंगे? तो सर इसमें स्ट्रॉ डाल के पियेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे मित्र कहेंगे स्ट्रॉ क्या होता है? तो भाई मेरे पाइप डाल करके पियेंगे। अब समझ जाएंगे आप लोग। जब आप पाइप डाल करके इसमें पियेंगे तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सर पाइप का जो आगे वाला भाग है यहाँ पे हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स को सक करना शुरू करेंगे, यानी कि ऊपर की ओर खींचना शुरू करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब आप यहाँ पे सक करते हैं तो यहाँ का जो प्रेशर होता है, यहाँ का जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है? लो हो जाता है, जबकि नीचे में प्रेशर क्या होता है? हाई होता है। तो जैसे ही आप ऊपर से कोल्ड ड्रिंक्स को सक करते हैं तो जो आपका कोल्ड ड्रिंक्स है वो हायर प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या होता है? मूव करना शुरू कर देता है, और आपके मुंह में आहिस्ता आहिस्ता कोल्ड ड्रिंक्स जाते रहता है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि अगर आप अपने मुंह में कोल्ड ड्रिंक्स पूरा भर लेंगे और भर करके ऐसे गाल फुला लेंगे तो सर क्या होगा? तो सर नीचे से कोल्ड ड्रिंक्स नहीं जा पाएगा। फिर आपको क्या करना होगा? आपके मुंह में जो भरा हुआ कोल्ड ड्रिंक्स है उसको पहले निगलना होगा, और फिर जब आप सक करेंगे तब लगातार रूप से आपको कोल्ड ड्रिंक्स मिलती रहेगी। मेरे मित्र सेम यही प्रोसेस होता है पौधे के जड़ से जल और खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचने में। आप कहेंगे कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, आप सबों को मालूम है कि पौधा जो है वो जल और खनिज लवण को कहाँ से अवशोषित करता है? आप कहते हैं सर मिट्टी से अवशोषित करता है। किसके थ्रू? तो आप कहते हैं सर जड़ के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा कोई प्लांट का रूट है, ठीक है? ये हमारा क्या है? एक प्लांट का रूट है, और इसमें क्या है सर? तो बहुत सारे और भी इस तरह के हेयर जैसा स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग रूट हेयर कहते हैं। क्या कहते हैं सर? रूट हेयर कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, रूट हेयर को हम लोग मूल रोम भी कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि पौधे के द्वारा मिट्टी से जो जल को अवशोषित किया जाता है एक्चुअली इसी रूट हेयर के थ्रू किया जाता है, इसी रूट हेयर के थ्रू किया जाता है, यानी कि मूल रोम के थ्रू किया जाता है। ये रूट हेयर मिट्टी से जल को अवशोषित करके क्या करता है? तो जाइलम को दे देता है, और आप सबों को मालूम है कि जाइलम क्या है? तो आप कहते हैं सर जल और खनिज लवण को पौधे में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाला उत्तक है। तो जाहिर सी बात है कि पौधे के लीफ में पानी किसके थ्रू पहुंचेगा? आप कहेंगे कि गुरुजी जाइलम के थ्रू पहुंचेगा। किसके थ्रू पहुंचेगा? जाइलम के थ्रू पहुंचेगा। बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे काहे पौधे के पत्ती में काहे जल पहुंचेगा? तो भाई मेरे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होगी? पत्ती में होगी, और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्या चाहिए होता है? तो गुरुजी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए होता है। इसीलिए यहाँ पे जो आपका पौधे के जड़ के रूट हेयर के थ्रू जल को अवशोषित किया जाता है वो जाइलम के थ्रू क्या किया जाता है? तो सर लीफ में भेजा जाता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो प्लांट का रूट होता है जो मिट्टी के अंदर धंसा हुआ रहता है, यहाँ पे जो वाटर का प्रेशर होता है वो क्या होता है? हाई होता है। वाटर का प्रेशर क्या होता है? हाई होता है, और वाटर के हाई प्रेशर के चलते जाइलम क्या करता है? इसको पानी को लीफ तक पहुंचाते रहता है। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आ जाए जो अभी जस्ट आपने देखा है कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स को मुंह में पूरा भर लेते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स आपका क्या होता है? तो सर ग्लास से हमारे मुंह में नहीं आ पाता है। फिर आपको क्या करना होता है? कोल्ड ड्रिंक्स को निगलना होता है। फिर क्या होता है सर? तो कोल्ड ड्रिंक्स लगातार हमारे मुंह में जाता है। सेम सिचुएशन यहाँ भी होता है कि जब रूट हेयर जल अवशोषित करती है और जाइलम को भेजती है तो जाइलम उसको लीफ तक पहुँचाते रहता है, और एक समय ऐसा भी आता है कि सर पत्ती में जल की मात्रा जो है वो अधिक हो जाती है। अब जब पत्ती में जल की मात्रा अधिक हो जाएगी, हाई हो जाएगी, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी प्लांट के रूट में भी वाटर का प्रेशर हाई होगा और लीफ में भी क्या होगा? वाटर का प्रेशर हाई होगा। ऐसे में तो जल यहाँ नीचे से ऊपर आसानी से पहुंच ही नहीं पाएगा। जब यहाँ भी प्रेशर ज़्यादा और यहाँ भी प्रेशर ज़्यादा तो जल का सतत रूप से फ्लो हो पाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तब क्या करना होगा? तो गुरुजी कोई ना कोई तरीका ऐसा होगा जो पौधे के पत्ती से जल को क्या कर रहा होगा? निकाल रहा होगा। भाई मेरे वही तरीका वाष्पोत्सर्जन है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि पौधे के पत्ती में जब जल की अधिकता हो जाती है तो पौधे के पत्ती के द्वारा जल को वाष्प बना करके बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। तो जब यहाँ पे पत्ती में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है तो पत्ती के रंध्र से क्या होना शुरू हो जाता है? वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होना शुरू हो जाता है।
जिस वजह से पौधे के पत्ती में जो पानी का कंसंट्रेशन होता है वो लो हो जाता है, यानी कि यहाँ पे जो पानी का प्रेशर होता है जैसे ही इससे पानी निकलता है क्या हो जाता है, लो हो जाता है, और फिर से आपका क्या बन जाता है, तो सर यहाँ पे हायर प्रेशर और यहाँ पे लोअर प्रेशर। और आप सभी क्या कहते हैं कि सर तब इस प्रकार से जो जाइलम है वो मिट्टी से जल को अवशोषित करके पौधे के हर एक भाग में लगातार रूप से पहुंचाते रहती है। मतलब साफ है कि पौधे में जल और खनिज लवण का सतत रूप से प्रवाह बना रहे, इसके लिए वाष्पोत्सर्जन होना क्या है, बहुत ही जरूरी है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि पौधे में डैश अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है, आप क्या कहेंगे, वाष्पोत्सर्जन। तो आप बताइए सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन वायु में मुक्त होगी। ऑप्शन दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा ऑप्शन है श्वसन, तीसरा ऑप्शन है प्रस्वेदन, चौथा ऑप्शन है उत्सर्जन। बताइए ना बनेगा, आसानी से बन जाएगा। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों प्रक्रिया में से किससे ऑक्सीजन जो है वो वायु में मुक्त होगी। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, इसी के थ्रू क्या होता है, तो वायु में ऑक्सीजन मुक्त होती है। वायु में ऑक्सीजन आपका क्या होता है, मुक्त होता है, यानी कि ऑक्सीजन आपका जाता है। आप कहेंगे सर कैसे होता है। भाई मेरे आप सबों को मालूम है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधे को किस किस चीज़ की जरूरत होती है। आप कहते हैं कि गुरुजी कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, और किसकी जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है, साथ ही सनलाइट की जरूरत होती है, और किसकी जरूरत होती है, तो आप कहते हैं क्लोरोफिल की जरूरत होती है। आप कहेंगे सर कैसे बनता है, तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन दोनों के बीच में क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है। किसके उपस्थिति में, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तब जाकर के पौधे के लिए ग्लूकोज बनता है, और क्या निकलता है, वाटर निकलता है, और साथ ही ऑक्सीजन बनता है। आप कहेंगे रिएक्शन कैसे होता है, तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब 6CO2 यानी कि 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड का और 12 मॉलिक्यूल्स वाटर का, 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड का और 12 मॉलिक्यूल्स वाटर का सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है, तब क्या बनाता है, तो C6H12O6 बनाता है, जो पौधे के लिए क्या होता है, भोजन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। और साथ ही क्या बनता है, तो आप कहते हैं कि गुरुजी 6 मॉलिक्यूल्स पानी का निकलता है, और साथ ही 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन गैस निकलता है। मतलब ये हुआ कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का जो उत्पाद होता है, प्रोडक्ट होता है, वो क्या सब होता है, तो आप कहेंगे ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मेन उत्पाद क्या है, तो आप सभी ध्यान में रखना, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मेन प्रोडक्ट ग्लूकोज है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है, आप कहेंगे ग्लूकोज। और साथ ही ये जो ऑक्सीजन है, ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का क्या है, बाय प्रोडक्ट है। क्या है, बाय प्रोडक्ट, यानी कि उप उत्पाद है। और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का उप उत्पाद है, तो आप क्या कहेंगे, ऑक्सीजन। मेन प्रोडक्ट है, तो आप क्या कहेंगे, ग्लूकोज। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन वायु में मुक्त होगी। अब आप सभी क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन जो है वायु में मुक्त होगी। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में तो श्वसन भी दिया हुआ है। भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि श्वसन की प्रक्रिया में ये जो आपका ग्लूकोज है, ये क्या होता है, तो सर ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत हो जाता है, और जिससे आपको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। किस रूप में, एटीपी के रूप में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही हलवा सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए डैश आवश्यक नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, तीसरा ऑप्शन है क्लोरोफिल, चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए क्या होगा इसका आंसर। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के उपरांत ऑक्सीजन बनता है, न कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है।
और हमसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों में से प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन आवश्यक नहीं है, तो हम लोग सीधे तौर पे क्या कहेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, और सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन से हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन से हैं, तो आप सभी ध्यान में रखना, CO2, H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये सब के सब क्या होते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ होते हैं। ध्यान में रखेंगे कि चूंकि इन चारों के बिना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो सकती है, इसीलिए इन चारों को हम लोग क्या कहते हैं, तो गुरुजी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए कच्चा सामग्री भी कहते हैं। ऐसे ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए मेनली रूप से कच्चा सामग्री कौन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है। लेकिन आपको कहीं कहीं पे ये मिल जाता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए रॉ मटेरियल ये चारों हैं। आपको दोनों चीज याद रखना है, ऑप्शन आपको जिस हिसाब से मिलेगा उस हिसाब से टिक कर लेना है। अगर आपको क्वेश्चन ये मिले कि निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए कच्चा सामग्री है, और आपके ऑप्शन में CO2 एवं H2O लिखा हुआ रहे और बाकी सनलाइट और क्लोरोफिल की चर्चा ना हो, तो आप बेहिचक इसको टिक कर लेंगे। और अगर आपके ऑप्शन में ये चारों ही पदार्थ लिखा हुआ रहे और बाकी के जो 3 ऑप्शन हो उसमें आपका इन चारों के अलावा कोई और चीज मिक्स हो, तो आप किसको टिक करेंगे, इस चारों पदार्थ को टिक करेंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि पौधे में पानी का अवशोषण मूल रोम द्वारा एक प्रक्रिया से होता है, वह कहलाती है। ऑप्शन दिया हुआ है श्वसन, दूसरा ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, तीसरा ऑप्शन है परासरण, चौथा ऑप्शन है स्वेदन। क्या होगा इसका आंसर, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि पौधे में पानी का अवशोषण मूल रोम द्वारा एक प्रक्रिया से होता है और वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। आप क्या कहेंगे कि सर ये बात तो बिल्कुल ही सत्य है कि प्लांट में जो जल का अवशोषण होता है, प्लांट के द्वारा जो जल का अवशोषण होता है वो कहाँ से होता है, तो सर रूट हेयर से होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल रोम कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि मूल रोम जो होता है वो क्या होता है आपका, तो अर्धपारगम्य झिल्ली जैसी संरचना होती है। यानी कि आप कह सकते हो कि सर ये झिल्ली जैसा स्ट्रक्चर होता है और इसी के थ्रू क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मूल रोम के द्वारा जो जल का अवशोषण होता है, मूल रोम के द्वारा जो जल का अवशोषण होता है, इस प्रक्रिया को हम लोग परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परासरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग इंग्लिश में ऑस्मोसिस कहते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी ऑस्मोसिस क्या होता है, बड़ा ही सरल शब्दों में आप सभी इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्या कि द्रव का झिल्ली के द्वारा उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर मंद गति से, यानी कि धीमी गति से, मंद गति से प्रवाह करना क्या कहलाता है, तो सर परासरण कहलाता है, यानी कि ऑस्मोसिस कहलाता है। एक्चुअली जो रूट हेयर होता है ये कैसा होता है, झिल्ली जैसी संरचना होती है। तो जो आपका प्लांट का रूट होता है वहां पे जल का कंसंट्रेशन क्या होता है, जल की मात्रा क्या होती है, आप कहेंगे सर ज्यादा होती है, इसको हम लोग उच्च सांद्रण बोलते हैं। और आप क्या कहते हैं कि गुरुजी यहाँ पे रूट हेयर जो है जल को अवशोषित करता है, और जब रूट हेयर जल को अवशोषित करता है तो सर जल जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, तो प्लांट के स्टेम की ओर आगे बढ़ता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जल का मंद गति से प्रवाह होना कहते हैं। और ये जो जल का मंद गति से प्रवाह हो रहा है ये रूट से क्या हो रहा है, तो सर स्टेम की ओर हो रहा है, यानी कि जड़ से तना की ओर हो रहा है। जड़ में पानी का सांद्रण क्या है, हाई, और तना में क्या है, तो सर लो। तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि एक्चुअली में जो प्लांट के रूट हेयर के थ्रू जल का अवशोषण किया जाता है उसमें क्या होता है कि पानी उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर मंद गति से, यानी कि धीमी गति से क्या होती है, प्रवाहित होती है। और इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, परासरण बोला जाता है, ऑस्मोसिस बोला जाता है। और इसीलिए जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पौधे में पानी का अवशोषण मूल रोम द्वारा एक प्रक्रिया से होता है, वह कहलाता है, तो आप सभी क्या कहेंगे, परासरण या फिर ऑस्मोसिस कहलाता है। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र एक और चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे, ये तो हो गया कि पौधे में जल का प्रवाह कैसे होगा या जल का अवशोषण कैसे होगा, तो आप खटाक से कह देंगे परासरण के थ्रू होगा, यानी कि ऑस्मोसिस के थ्रू होगा।
लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पौधे में गैसियस एक्सचेंज किस प्रक्रिया के थ्रू होता है, पौधे में गैसियस एक्सचेंज किस प्रक्रिया के थ्रू होता है, ध्यान में रखिएगा। गैसियस एक्सचेंज को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, गैसीय विनिमय कहते हैं। नो डाउट आप सबों को मालूम है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होने के लिए प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, जो इसको कहाँ से मिलता है, तो सर हमारे एटमॉस्फेयर से मिल जाता है। और साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के उपरांत क्या होता है, तो सर ऑक्सीजन का निष्कासन भी होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेगा ऑक्सीजन छोड़ेगा, इसी को क्या कहते हैं, तो गैसीय विनिमय कहते हैं, शुद्ध हिंदी में गैसों का आदान प्रदान कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तब आप क्या कहेंगे कि पौधे में गैसियस एक्सचेंज जो है वो विसरण प्रक्रिया के थ्रू होता है, यानी कि डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होता है। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है। ऑप्शन दिया हुआ है क्लोरोफिल, दूसरा ऑप्शन है जाइलम, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है पानी। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के उपरांत आपको जो ऑक्सीजन मिलता है वो एक्चुअली में कहाँ से मिलता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ये 2 चरणों में होती है, या आप कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए 2 अभिक्रिया होता है। कौन कौन सा? तो पहला होता है आपका लाइट रिएक्शन, पहला क्या होता है, लाइट रिएक्शन, और दूसरा आपका क्या होता है, तो दूसरा होता है आपका डार्क रिएक्शन। ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो लाइट रिएक्शन होता है ये लाइट के प्रेजेंस में होता है, यानी कि लाइट के उपस्थिति में होता है, जबकि ये जो आपका डार्क रिएक्शन होता है इसके लिए लाइट का होना जरूरी नहीं होता है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो लाइट रिएक्शन होता है इसी को हील रिएक्शन भी बोला जाता है। काहे बोला जाता है? क्योंकि इस रिएक्शन के बारे में हील नामक वैज्ञानिक ने बताया था। आप कहेंगे सर ये बताओ कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में लाइट रिएक्शन में क्या होता है। तो मेरे मित्र लाइट रिएक्शन में H2O से यानी कि पानी से क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। यहाँ पे हमने ऑक्सीजन लिख दिया है, तो लीजिए आप इंग्लिश में ही याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल के विखंडन से क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। यानी कि ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है, आप कहेंगे H2O से, यानी कि जल से। और जल से ऑक्सीजन जो आपका निकलता है वो कौन सी प्रक्रिया होती है, लाइट रिएक्शन होती है, जिसे क्या बोला जाता है, हील रिएक्शन भी बोला जाता है। ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका लाइट रिएक्शन होता है एक्चुअली ये कहाँ पे होता है, तो सर ये ग्रेना में होता है। मेरे मित्र एक और खास बात ध्यान में रखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम और एस्ट्रोमा में होती है, जिसमें आपका लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, ग्रेना में होता है, जबकि ये जो डार्क रिएक्शन है ये कहाँ पे होता है, एस्ट्रोमा में होता है। कहाँ पे होता है, एस्ट्रोमा में होता है। आप कहेंगे सर ये क्या होता है, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि डार्क रिएक्शन क्या होता है, तो लाइट के अनुपस्थिति में भी होता है, और डार्क रिएक्शन होने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है वो इसको कहाँ से मिलता है, तो सर इसी लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनते हैं उससे मिलता है। आप कहेंगे इसमें क्या होता है, इसमें सर कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। डार्क रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, जिससे आपको क्या मिलता है, तो ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का क्या होता है, मेन प्रोडक्ट होता है। और ध्यान में रखेंगे कि ग्लूकोज को ही हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि ये जो डार्क रिएक्शन होता है इसी को क्या बोला जाता है, इसी को केल्विन वेन्सन साइकिल भी बोला जाता है, या केल्विन वेन्सन चक्र भी बोला जाता है। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखेंगे कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान होने वाला डार्क रिएक्शन ही क्या कहलाता है, केल्विन वेन्सन चक्र कहलाता है। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन के बारे में केल्विन और वेन्सन नामक वैज्ञानिक ने बताए थे, इसीलिए इनके सम्मान में डार्क रिएक्शन को क्या बोला जाता है, केल्विन वेन्सन चक्र भी बोला जाता है। जहाँ पे क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लूकोज में बदल जाता है, और ये प्रक्रिया कहाँ पे होती है, तो स्ट्रोमा में होती है। जबकि आपका लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, तो सर ग्रेना में होती है। और इसमें क्या होता है, तो गुरुजी इसमें पानी से हम लोगों को यानी कि जल से क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है।
तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है, आप कहेंगे पानी से आता है। इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बनने वाला ग्लूकोज कहाँ से आता है, आप कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है। ऑप्शन दिया हुआ है IBA, दूसरा ऑप्शन है साइट्रिक ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है NAA और चौथा ऑप्शन है IAA। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा पौधे का प्राकृतिक सार्वभौमिक ऑक्सीजन है। आप कहेंगे सर ये ऑक्सीजन क्या होता है? तो भाई मैंने आपको पीछे प्लांट हार्मोन पढ़ाया है। और ऑक्सीजन क्या है? तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये प्लांट हार्मोन है। क्या है? प्लांट हार्मोन है। और इसको क्या बोला जाता है? तो पौधे का वृद्धि वाला हार्मोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वृद्धि वाला हार्मोन बोला जाता है। यानी कि पौधे के वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेवार होता है? ऑक्सीजन हार्मोन जिम्मेवार होता है। मैंने आपको क्लास में ये भी बताया था कि जो ऑक्सीजन हार्मोन होते हैं इसके कई उदाहरण होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो IAA होता है ये क्या है? तो सर ये जो है ये ऑक्सीजन हार्मोन का उदाहरण है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड। और ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका IAA हार्मोन होता है जो कि ऑक्सीजन ग्रुप का है, ये क्या है? तो सर ये सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन कहलाता है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे अनदर एग्जाम्पल क्या होता है? तो अनदर एग्जाम्पल होता है NAA। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। NAA का फुल फॉर्म क्या होता है? नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि IBA जो है ये भी क्या है? तो ऑक्सीजन हार्मोन ग्रुप का ही है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडोल 3 ब्यूट्रिक एसिड। इंडोल 3 ब्यूट्रिक एसिड। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि ऑक्सीजन हार्मोन के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे IAA, NAA और IBA। IAA का फुल फॉर्म इंडोल एसिटिक एसिड जो क्या है? तो सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है। NAA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, IBA इंडोल 3 ब्यूट्रिक एसिड। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी IAA। तो आप बताइए सही ऑप्शन क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि पौधे के जिस भाग में ऑक्सीजन हार्मोन की अधिकता होती है उसमें वृद्धि ज़्यादा होता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन हार्मोन की अधिकता पौधे के जड़ में हो जाए तो पौधे का जो जड़ है वो क्या हो जाएगा? तो सर उसकी वृद्धि रुक जाएगी। तो आप सभी ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ऑक्सीजन हार्मोन जो है वो पौधे के वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पौधे के जिस किसी भी भाग में ऑक्सीजन हार्मोन की अधिकता होगी वहाँ पे क्या होगा? वृद्धि तेजी से होगा, वृद्धि ज़्यादा होगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन हार्मोन की अधिकता पौधे के जड़ में हो जाए तो जड़ की वृद्धि क्या होगी? रुक जाएगी। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश पादप हार्मोन नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है एड्रिनलिन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है जिब्रेलिन, चौथा ऑप्शन है एब्सिसिक अम्ल। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी आपने पीछे के सेशन में प्लांट हार्मोन बताया है और आपने बताया था कि जो प्लांट हार्मोन होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। प्लांट हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? तो गुरुजी 5 प्रकार के होते हैं। और आप सबों को मैंने ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या था? तो ट्रिक बताया था OG साइट अब इथे खाली नहीं है। अब इथे खाली नहीं है। मैंने आपको समझाया था, मान लो आप कहीं पे काम कर रहे हो और आपने उस काम को करते करते 2-4 दिन का छुट्टी लेकर के घर आ गया और जब आप फिर गए तो आपका ठेकेदार आपको क्या बोल रहा है? OG साइट अब इथे खाली नहीं है, यानी कि यहाँ पे अब जो है काम आपका नहीं है। तो O से आपको क्या याद रख लेना है? तो O से आपको ऑक्सीजन याद रख लेना है। O से ऑक्सीजन। G से आपको क्या याद रख लेना है? तो G से आपको जिब्रेलिन याद रख लेना है।
साइट से आपको क्या याद रख लेना है, साइटोकाइनिन याद रख लेना है। और साथ ही अब से आपको क्या याद रख लेना है, तो गुरुजी आपने बताया था एब्सिसिक अम्ल याद रखना है। और इथे से क्या याद रख लेना है, इथिलीन याद रख लेना है। और ये खाली नहीं है को गोली मार देना है। आप क्या कहेंगे कि सर अब तो हम लोग कह सकते हैं कि जो प्लांट में 5 प्रकार के हार्मोन होते हैं उसमें पहला होता है ऑक्सीन, दूसरा होता है हमारा जिबरेलिन, तीसरा होता है साइटोकाइनिन, चौथा होता है एब्सिसिक अम्ल, पांचवा होता है इथिलीन। अब बताइए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डैश पादप हार्मोन नहीं है। आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें एड्रेनालिन, और आपने कहीं पे भी एड्रेनालिन नहीं लिखा है, मतलब साफ है कि एड्रेनालिन जो है वो प्लांट हार्मोन नहीं है। बहुत सारे मित्रों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी फिर ये कौन सा हार्मोन है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका एड्रेनालिन है, एड्रेनालिन हार्मोन है, ये आपका एनिमल हार्मोन है, यानी कि जंतु हार्मोन है। कहाँ से निकलता है, तो सर अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। कहाँ से निकलता है, अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। चला ध्यान में रखना, एक क्या बोला जाता है, तो लड़ो और भागो वाला हार्मोन किसको बोला जाता है, एड्रेनालिन हार्मोन को बोला जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी पहला ऑप्शन जो है वो जंतु हार्मोन है, बाकी का जो आपका ऑप्शन है उसमें ऑक्सीन, जिब्रेलिन और एब्सिसिक अम्ल दिया हुआ है। आप कहेंगे सर ये सब प्लांट हार्मोन है। तो आप बताइए सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि फाइटो हार्मोन क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है छीलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रसायन, दूसरा ऑप्शन है रोग नियंत्रित करने वाले पदार्थ, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ, और चौथा ऑप्शन है शारीरिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले पौधे द्वारा संश्लेषित नियामक। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र इस क्वेश्चन का आंसर आप सबों के ऊपर छोड़ता हूं, और सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके आप सभी जरूर बताना। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। साथ ही उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।